देखिए, आज हम लोग क्लास 12 का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और ज्योग्राफी पार्ट का। अच्छा, आप सभी को पहले गुड मॉर्निंग। ठीक है। और हम लोग आज क्लास कर रहे हैं क्लास 12 का। किसका? 12 का है ना। ज्योग्राफी सेक्शन कर रहे हैं। आपने देखा था भैया कि क्लास 11th में भी ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक है। तो कोर आप देखते हैं कि ज्योग्राफी को पढ़ते हैं जब हम ज्योग्राफी को 3 खंड में पढ़ते हैं ना। पहला क्या? भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, दूसरा और तीसरा आर्थिक भूगोल। ठीक है। ये भौतिक भूगोल का टॉपिक बहुत बड़ी टॉपिक है। इसमें आपको बहुत सारे थिंकर को पढ़ना होता है, बहुत सारे जलवायु वगैरह, मतलब अर्थ के बारे में पूरा पढ़ना होता है, आपको ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना होता है, जो क्लास 11 की एक लंबी प्रक्रिया है। इसकी बात हम नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे किसकी? मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल, जो कि क्लास 12 में आपको पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? क्लास 12 में। और इसी मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल की चर्चा हम करेंगे। देखिए, ये जो है मानव भूगोल की विषय वस्तु को 1870 के दशक में, कब? 1870 के दशक में इसको एक विषय वस्तु के रूप में स्थापित किया गया। और इसका श्रेय जाता है राइट जेल को। किसको? राइट जेल को। किसको? राइट जेल ने 1870 में मानव भूगोल को एक विषय वस्तु के रूप में स्थापित किया। इसीलिए आधुनिक भूगोल का जनक भी किनको कहा जाता है? राइट जेल को कहा जाता है। किनको? और भी लोग आए इसमें, जैसे ग्रिफिथ टेलर आए थे, उन्होंने निश्चयवाद की संभावना, पर्यावरणीय निश्चयवाद की संभावना का व्याख्या किया है। उन सभी चीजों को हम जानेंगे। पहली बात क्या कह रहा है? मानव भूगोल कहते हैं किसको भैया? मानव भूगोल। जो मानव का अध्ययन करे, अच्छा, एक मिनट और। आपने मानव भूगोल देखा। दूसरा बात है आर्थिक भूगोल। ये जो आर्थिक भूगोल है, जिसमें हम लोग संसाधन करते हैं एक तरह से, मानव मतलब भूगोल का जो खनिज तत्व कहाँ पर है, क्या पाया जाता है, ये जनसंख्या है, जनसंख्या का उपयोग हम कैसे करेंगे, इन सभी चीजों को कमोबेश इसका टॉपिक और मानव भूगोल का टॉपिक दोनों एक ही चीज। मानव भूगोल में भी हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं और यहाँ आर्थिक भूगोल में भी जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। हम इस चीज को मर्ज करके देखेंगे कैसे जनसंख्या को आर्थिक संसाधन के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। आप पढ़ते हैं संसाधन भैया, मानव बस्ती पढ़ते हैं। आर्थिक भूगोल में भी आप बस्तियां पढ़ेंगे, जैसे कि देखेंगे कि कौन सा क्षेत्र कृषि योग्य है, मानव उसी जगह पर न बसेगा, कहाँ पर्वत क्षेत्र है, थोड़ा बहुत ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग। आप आर्थिक भूगोल में परिवहन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? परिवहन पढ़ते हैं। तो परिवहन किसका साधन है? मानव का ही साधन है। उसी से हम लोग देखेंगे। आप आर्थिक रोजगार के लिए आप बाहर काम करने जाते हो, किसके लिए? प्रवास करते हैं। उसको प्रवास हम लोग यहाँ देखेंगे आर्थिक भूगोल में, साथ में मानव भूगोल के साथ में मर्ज करके देखेंगे उसको। ठीक है। तो हर एक कमोबेश है, एक ही चीज है, एक ही टॉपिक है, उसको हम यहाँ करेंगे। ठीक है। सबसे बड़ी बात, आप मानव भूगोल को आप जानते हैं कि 1870 के दशक में, कब? 1800, अच्छा, ये शताब्दी कौन सी हुई? 1870 का दशक कौन सा शताब्दी हुआ भैया? हाँ, शताब्दी कौन सा? 19वीं शताब्दी। ये सारी चीजें आपने ध्यान रखना होगा। ठीक है ना। अगर 1970 रहेगा तो 20वीं शताब्दी, ये चीजें आप लोगों को ध्यान। शताब्दी जो है एक साल आगे बढ़ा जाता है ना, 100 वर्ष आगे बोलते हैं भैया लेकर के। देखिए, मानव भूगोल को राइट जेल ने कितना 1870 के दशक में एक विषय वस्तु के रूप में स्थापित किया। इस भूगोल में हम मानव के प्रकृति के बारे में जानते हैं, कहाँ कौन सा बसता है। ठीक है। मानवों का अध्ययन करते हैं कि भैया मानव कैसे प्रकृति के साथ संबंधित है, मानव कैसे उनका व्यवहार अनुसरण क्या करते हैं। देखिए, उसके बाद क्या दूसरा टॉपिक? मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। अरे भाई, मानव भूगोल, मानव किस किस विषय में काम करता है? मानव, एक तो बात उसका सांस्कृतिक क्षेत्र हो ना, मतलब कौन से स्थान के लोगों का संस्कृति क्या है। संस्कृति कहते हैं किसको?
तो जहाँ पर लोग रहते हैं उसके बोली, भाषा, रस्म रिवाज, खान पान, वेशभूषा को क्या कहते हैं? संस्कृति। हम लोग जैसे बिहार से हैं, तो बिहार में जो खाना है, जो पहनने का है, जो बोली का विचार है ना, वो अपनी संस्कृति है। दिल्ली वालों की अलग है ना। पंजाब जाते हैं आप, वहाँ देखते हैं पराठा रोटी वगैरह खाता है। बिहार में भात दाल चावल खाते हो, वहाँ पराठा खाता। आप दक्षिण में चले जाते हो ना, दक्षिण भारत में चले जाते हो, वहाँ देखते हो कि भैया इडली डोसा खाता है। आप पूर्वी भारत चले जाते हो, पश्चिम बंगाल, वहाँ मछली चावल लोग खाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कुछ और खाते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं? सामाजिक संस्कृति। ठीक है, तो विषय क्षेत्र क्या है? एक तो सामाजिक क्षेत्र हो गया उसका, एक सांस्कृतिक क्षेत्र हो गया, एक धार्मिक क्षेत्र हो गया ना। सभी का अपना अपना मान्यता है भैया। इन चीजों को क्या कहते हैं? इसका विषय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, बाकी बात उसका है मानव का प्रकृतिकरण। क्या भैया? मानव का प्रकृतिकरण। सोचिए, मानव का प्रकृतिकरण कहने का मतलब क्या है? जब मनुष्य प्रकृति के साथ अन्योन्य क्रिया, मतलब प्रकृति के अनुसार चले, उसको क्या कहते हैं? मानव का प्रकृतिकरण। क्या कहते हैं भैया? मानव का प्रकृतिकरण। जैसे कि उदाहरण में समझिए, अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में गर्मी ज्यादा करती है तो हम लोग क्या हल्के वस्त्र पहनते हैं ना, प्रकृति के साथ जी रहे हैं। वर्षा पड़ी, वर्षा में हम लोगों ने छाता का उपयोग किया ना। इसको क्या कहते हैं? मानव का प्रकृतिकरण। हम प्रकृति से लड़ यहाँ नहीं रहे, बल्कि प्रकृति के साथ जी रहे। ठंड पड़ेगी ना, ठंड के पड़ेगी तो आप जैसे कि मान लीजिए अभी हीटर बना लेते हो, आग तापते ना, ये रूम में हीटर लगा लेते, लेकिन ऐसा ना करके ठंड लगी हम ऊनी वस्त्र पहन लिए ना। प्रकृति के साथ जी रहे, उसका विरोध नहीं कर रहे। जब हम प्रकृति के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, उसको कहते हैं मानव का प्रकृतिकरण। क्या कहलाता है? मानव का प्रकृतिकरण। दूसरे शब्दों में, जब हम प्रकृति का विरोध ना करके उनके अनुरूप चले, क्या कहलाएगा? मानव का प्रकृतिकरण। कोई दिक्कत? मानव का प्रकृतिकरण समझ गए? ठीक। उसी प्रकार एक टॉपिक है भैया, प्रकृति का मानवीकरण। क्या करा? प्रकृति का मानवीकरण। ये भैया जो नेचर है ना, उसको मानव जब अपने अनुसार ढाल लेता है, उसको क्या कहते हैं? प्रकृति का मानवीकरण। जैसे आपको ज्यादा गर्मी लग रही है ना, आपको ज्यादा गर्मी लग रही है, गर्मी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? एसी बना ली ना, एसी बना ली। उसको क्या कहते हैं? मानव का, प्रकृति का हमने क्या किया? अपने उपयोग के लिए बना लिया। इसको कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण। आपको जाना था नदी के उस पार, तो पहले हम नदी के धारा के साथ चलते थे, लेकिन अपने सुविधा के लिए हमने उसमें क्या किया? ओवर ब्रिज बना दिया। ठीक है, हमने क्या किया? ओवर ब्रिज बना दिया। ठीक है, जैसे कि आपको गर्मी लगी या ठंड लगती है, ठंड में बहुत करते थे नेचुरल चीजें, हम पहले आग में आग जला करके सेक लेते थे, उससे हमारी पर्यावरणीय इकोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन बनी रहती थी। लेकिन हमने क्या किया था भैया कि ठंड में जब ज्यादा ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं? हीटर जनरेट कर लेते हैं ना, हीटर बना लेते हैं, जो किसके खिलाफ है? नेचुरल, प्रकृति के खिलाफ है। जब मानव प्रकृति को अपने अनुरूप ढाल लेता तो उसको क्या कहते हैं? प्रकृति का मानवीकरण। क्या कहते हैं भैया? प्रकृति का मानवीकरण। आपसे एग्जाम में पूछेगा मानव का प्रकृतिकरण तथा प्रकृति का मानवीकरण में अंतर स्पष्ट कर। क्लियर? ये बहुत ज्योग्राफी में क्लास 12 में छोटे छोटे यूनिट है, छोटी छोटी बातें लिखना, आपको ज्यादा कुछ इसमें मगजमारी नहीं करना। दूसरे बात का है पर्यावरणीय निश्चयवाद या संभाववाद या नियतिवाद। ठीक है, बात वही है। नियतिवाद कहने का मतलब मानव का प्रकृतिकरण। ठीक है, संभववाद मानव क्या? प्रकृति का मानवीकरण। थोड़ा सा शब्द का खाली ना, इसकी ये विचार को ऑस्ट्रेलिया के, ये जो विचार है पर्यावरणीय निश्चयवाद या संभववाद या नियतिवाद, ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर, कौन? ग्रिफिथ टेलर। क्या नाम है? ग्रिफिथ
टेलर, ग्रिफिथ टेलर ने दिया था पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद या नियतिवाद। इन्होंने कहा पर्यावरणीय निश्चयवाद, क्या भैया, पर्यावरणीय निश्चयवाद, कहा कि जब मनुष्य पर्यावरण को बचाते हुए प्रकृति के साथ अन्योन्य क्रिया करती है, कहने का मतलब अनेक काम करती है, तो या अपना उससे संबंध स्थापित करते हुए अपने काम को करती है, तो इसको क्या कहा, पर्यावरणीय निश्चयवाद। कहने का मतलब है पर्यावरण को बचाकर काम करना, ये क्या कहलाया, पर्यावरणीय निश्चयवाद। इन्होंने कहा रुको और जाओ निश्चयवाद। इस बात को क्या कहा इन्होंने, रुको और जाओ। जैसे कि आप देखते हैं रोड पर चलते हैं, 3 बत्ती रहता है, लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती देखते हैं, तो ललका क्या करता है, खतरा बताता है कि रुक जाइए, पीला कहता है ठीक है आप जाने के लिए तैयार है, और हरी क्या कहता है ठीक है जाइए बम्बम। तो खास करके लाल और हरा का संबंध स्थापित होता है, लाल आपको रोकता है, हरा कहता है जाइए। ठीक उसी प्रकार आप प्रकृति के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं, जैसे पेड़ पौधा लगाते हैं, पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा का आप उपयोग करते हैं ना। अगर अंधाधुंध काटेंगे तो आपका पर्यावरण का नुकसान होगा कि नहीं, ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं घट जाएगी ना। और तो और आपको सांस लेने के लिए प्रक्रिया में ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा, बहुत तरह की डिजीजें होगी, संसाधन की कमी हो जाएगी आपके पास। ऐसे कंडीशन में आप क्या करो, पेड़ को अंधाधुंध मत काटो, जो जरूरत है जितना उपयोग है उसको काटिए, लेकिन उसके स्थान पर क्या कीजिए, नया पौधा लगा दीजिए। एक काटें उसके बदले हम लगाएंगे तभी तो हमारे पास रहेगा ना, तब आगे बढ़िए। इसीलिए इसका नाम क्या पाया, पर्यावरणीय निश्चयवाद। और देखिए संभववाद, क्या भाई, संभववाद कहे या संभावनावाद कहे ना। जब मनुष्य प्रकृति को अपने अनुरूप ढाल लेते हैं और उनके साथ अनुक्रिया करते हैं, उसको क्या कहते हैं, संभववाद। जैसे कि एक नदी को पार करना बहुत मुश्किल था, तो लोगों ने क्या किया, पुल बना लिया। अब पुल बना करके नदी पार करना संभव हो गया ना। मौसम का अनुमान लगाना क्या मुश्किल था, कैसे लगाता, कब वर्षा होता ना। तो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करके, टेक्नोलॉजी तकनीक बना करके क्या किया, इनकी भी जानकारियां एकत्रित कर ली। बाढ़ आता था पहले तो बड़ा दिक्कत होता था, जान माल की अपार क्षति होती थी। हमने अपना तकनीकी विकास किया ना, तकनीकी विकास किया और बाढ़ से जान बचाने की उपाय ढूंढ ली। जब उपाय ढूंढ लिया तो इसी को क्या नाम दिया गया, संभववाद। हमने संभव कर दिया इस काम को, इसलिए इसको क्या कहा गया, संभववाद ना। ठीक है, उसके बाद नियतिवाद, क्या है, संभववाद और नियतिवाद। नियतिवाद वही जो कि भगवान की, जब हम पर्यावरण के, प्रकृति के अनुसार चलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, नियतिवाद कहते हैं ना। भाग का लिखा, एक डॉक्टर साहब भी इलाज करते हैं, अपने पास संभव है ना भाई, डॉक्टर साहब किसी लाइलाज बीमारी का इलाज करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या कह देते हैं, हम तो ऑपरेशन कर दिए, बाकी बात भगवान बचा ना। वैसे उसको क्या कहते हैं, संभववाद होते के साथ साथ क्या, नियतिवाद। इसीलिए इस घटना को क्या कहा, रुको और जाओ निश्चयवाद। ठीक है, इसी को नव निश्चयवाद भी कहते हैं। तो निश्चयवाद रहे, संभववाद रहे, नव निश्चयवाद रहे, तो आपने घबराना नहीं, ठीक है ना। वो थोड़ा बहुत शब्द को इधर उधर कर देगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा भैया मानव भूगोल के उपक्षेत्र, क्या भैया, तो मानव भूगोल का उपक्षेत्र कौन कौन सा है भैया। एक तो मानव का व्यवहार हो गया ना, कि कैसे समाज के लोग कैसा व्यवहार करते हैं। दूसरी घटना हो गई, तीसरा समस्या हो गया। बहुत सारा की चुनौतियां हैं भैया इसके साथ,
मानव भूगोल का, जिसे पर्वतीय क्षेत्र में कैसे लोग रहते ना, मैदानी क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, उसको क्या कहते हैं, उप क्षेत्र कहते हैं। मानव का अधिवास कहाँ है, जनसंख्या कहाँ घनत्व ज्यादा, जनसंख्या की घनत्व कहाँ निम्न होगी, इसके लिए कंडीशन क्या है, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, उप क्षेत्र कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, उप क्षेत्र कहलाती है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंध। ये भैया मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञान से, अन्य सामाजिक मतलब क्या, एसएसटी के अंदर जो पेपर आता है ना, एक तो भूगोल है, ये अर्थव्यवस्था इसी के साथ आएगा, राजनीति शास्त्र वो सामाजिक, समाज के बारे में ना पढ़ते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें समाजों का अध्ययन किया जाए क्या कहलाता है, सामाजिक विज्ञान। क्या कहलाता है, सामाजिक विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें समाजों का अध्ययन किया जाए उसको क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान। इतिहास सामाजिक विज्ञान। आप देखते हैं राजतंत्र, कबीला, जो भी चीज देखते हैं, राजा, सम्राट, शासक, सेनापति, ये सब समाज का ही तो दिया है, समाज का। तो हम देखेंगे भूगोल कैसे समाज के साथ संबंधित, इतिहास के साथ संबंधित। हम ये भी देखेंगे अर्थव्यवस्था, तो काम करता है उसमें तो मनुष्य ही ना। हम ये भी देखेंगे अर्थव्यवस्था से कैसे संबंधित है, क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया में मानव का ही योगदान है ना। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन को, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों क्षेत्र में मानव श्रम ही है ना। एक तो श्रम है, दूसरा कौशल है ना, तीसरा सेवा है। इन चीज कैसे इससे संबंधित है, हम ये चीज का अध्ययन करेंगे। आप आते हैं इसके साथ राजनीतिक विज्ञान के साथ संबंध, तो राजनीति भी किस पर होता है, मानव पर ही होता है ना। तो किसको लेकर के, महिलाओं को लेकर के राजनीति होती है। तब महिला क्या है, मानवीय है। बच्चों को लेकर के राजनीति होती है, तो सर बच्चा के लिए कैसे राजनीति होती, तो बच्चा के लिए जरूर राजनीति होती। 14 बरस से नीचे बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दीजिए ना, कहेगा क्या निःशुल्क शिक्षा, लेकिन फिर भी काम कर रहा, राजनीति हो गया। बच्चा काम करने जाता, कहते हैं फ्री में पढ़ाते। आज सरकारी स्कूल में फ्री पढ़ाइए, तो फिर प्राइवेट स्कूल कहाँ से आ गए, राजनीति है भैया। ठीक है, महिलाओं के साथ राजनीति होता, तो भाई महिलाओं को पुरुष के बराबर लाइए, छूट दीजिए, आरक्षण दीजिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या राजनीति। हमेशा लोगों के द्वारा उछाला जाता है कि पुरुष महिलाओं का दमन करते हैं, दमन नहीं करते हैं। एक चीज अगर गहराई से सोचा जाए, ठीक है, आज मैं ओपनली बता रहा हूँ, यूट्यूब पर भी ये वीडियो जाएगी, ओपनली बता रहा हूँ, ठीक है ना। कोई बुरा माने या कुछ भी माने, आप लोग तो बुरा नहीं मानोगे। महिलाओं का दमन नहीं होता था उस समय, जब लोग, जिसको कहते हैं पितृसत्तात्मक समाज, पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं का दमन नहीं करते थे। एक व्यवस्था होने के कारण वो एक सम्मान के दृष्टिकोण से रखते थे। ठीक, अपने वाइफ को घर में रखना कोई गलत बात नहीं था ना। जैसे देखिए आप घर में, घर के अंदर महिला थी, विवाह विच्छेद जैसी समस्याएं नहीं होती थी, परिवार का लालन पालन हो जाता था बढ़िया से, सुख दुख शांति सब साथ में हो जाता था। आज तो महिलाएं घर से बाहर निकल गई, देखिए तो सबसे बड़ा समस्या क्या होता, पति और पत्नी में हमेशा क्या होता, अनबन होते रहता। जिन जिन घर में देखते निकलता ना, तो भले उसका लड़ने का तरीका अलग होता, लेकिन अनबन होता है उन घरों में। दूसरी का बात देखिए, विवाह विच्छेद जैसे तलाक जैसी समस्या मिलती है ना, किसके कारण, जब महिलाएं घर से बाहर, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक समझने की विचार है, ये समझने का सिद्धांत, समझने की बात, इस चीज की गहराई से नींव पकड़िए ना। दोनों कमा रहा, दोनों कमा रहा, ठीक है। आज के डेट में नवयुग लोगों को बोल रहे हैं, हम भी नवयुग में हैं, ठीक है ना, नवयुग है, दोनों कमा रहा, लेकिन दोनों के मन में क्या चैन शांति है,
नहीं, ये दोनों एकदम कमाने के पीछे पड़ा है। बाल बच्चा का क्या हुआ इसकी कोई गारंटी, जिसके कारण से बच्चे कम उम्र में ही क्या हो रहे, चिड़चिड़ा हो जाते ना। तो उसके साथ हम पर मानव का प्रकृतिकरण नहीं कर रहे, प्रकृति का मानवीकरण कर रहे ना। चलो भाई कमाए, उसको क्रेच में डाल दिए, जाओ भाई वहां पढ़ेगा लिखेगा। स्वभाव पेरेंट्स से क्या होता है, बच्चों का स्वभाव बनता है, सीखता है, कई सामाजिक प्रतिमानों को सीखता है, जुड़ाव की भावना रहती है। इसीलिए आज के डेट में देखते कम उम्र में बच्चे का स्वभाव जब चिड़चिड़ा हो जाता तो आत्महत्या जैसी घटना को मिलती है, बलात्कार जैसी समस्या देखने को मिलती है, चोरी जैसी समस्या देखने, हत्या देखने को मिलती है। इस तरह की विसंगतियां समाज में क्या हो रही है, उपस्थित हो रही है। किसके कारण? तो भैया ये मेरा बात जो था किसी का दिल दुखाने वाला बात नहीं था, एक चीज समझने की बात है, अंदर से गहराई से झांकिए इस चीज को, ठीक है। तो आपने देखा पॉलिटी के साथ संबंध ना, मतलब जितने भी आप दर्शन शास्त्र के बारे में भी जान, वो भी एक सामाजिक साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान से भी ये है। आप देखिए मनोविज्ञान से कैसे अभिक्षमता ना, अभिरुचि, आप ये सारी चीजें पढ़े हैं साइकोलॉजी में। तो भैया अलग अलग स्थान के मानवों का अभिक्षमता भी तो अलग अलग होगा ना, उसकी सहवास भी तो अलग होगी, उनका खान पान भी, उनकी मनोदशा भी क्या होगी, अलग होगी। जैसे हाँ हाँ, उनका रुचि भी अलग होता। जैसे कि एक निम्न समाज में देखा जाता है कि उनकी बौद्धिक चेतना कम होती है। क्या होती है? बौद्धिक चेतना क्यों कम होती है, किसके आधार पर? तो उसके समाज के आधार पर, क्योंकि वहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं होते। लेकिन जैसे ही उस समाज में कोई बच्चा पढ़ के आगे बढ़ता तो वहां से उस समाज की जागृति होने लगती है, लोगों में बौद्धिक चेतना की वृद्धि होती है। ये किसके आधार पर है? साइकोलॉजी के आधार पर। तो समाज भी क्या, मानव भूगोल से, साइकोलॉजी भी, मनोविज्ञान भी क्या, मानव भूगोल से संबंधित। आप सोशल मीडिया भी जानते हैं ना, ये भी किससे संबंधित है? वो भी तो एक सामाजिक विज्ञान ही है। वो भी किससे संबंधित है? मानव से ही ना। वही तो जाकर के सारा चिट्ठा खोलता है, जहाँ हर हत्या होती है, चोरी होती है, भ्रष्टाचार होती है, हर एक चीज क्या है, मानव भूगोल से संबंधित है। इसीलिए भूगोल एक विषय वस्तु के रूप में स्थापित तो हुई है, इसीलिए इसको सभी विषयों का क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है, माता कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारे विषय समाहित हैं, जुड़ी हुई हैं। आप साइंस एंड टेक पढ़ते हैं, विज्ञान को भी इसको, लेकिन खैर विज्ञान को आपको में जोड़ना है, सामाजिक विज्ञान भी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, समझे आप लोग? ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम लोग यहीं तक क्लास रखते हैं, आगे फिर क्लास जारी रहेगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।